नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके का भूगोल का पार्ट हम कवर कर रहे हैं। तो ये क्लास 6 है, ठीक है। क्लास 6 की बुक है, कक्षा 6 की बुक है, हमारा राजस्थान भाग 1 नाम से। और पार्ट नंबर हम कवर कर रहे हैं कौन सा, 7वां, ठीक है। तो 6 पार्ट हम कवर कर चुके हैं, अभी 7वां पार्ट हम कवर कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो इस चैप्टर का नाम है जल संसाधन और संरक्षण, लेकिन अगर आपके अपने सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में 3rd टॉपिक है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र, नदी, बांध और झीलें, ठीक है। इस नाम से टॉपिक आपके सिलेबस में डाला हुआ है। तो इसमें इस वीडियो में हम इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जो प्रमुख नदी परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, आपकी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और बांध और उनके परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर क्या डाला हुआ है, यहाँ पर पहले थोड़ा सा जल के बारे में ब्रीफ डाला हुआ है, ठीक है। जैसे अब जल संसाधन क्या होता है, छोटी छोटी नॉलेज है। जल संसाधन क्या होता है, देखिए जल संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया कि जो भी उसकी उपलब्धता कराते हैं, ठीक है, जो भी उन चीज़ों को उपलब्ध कराता है। जल संसाधन मतलब जो जल को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम जल प्राप्त होता है हमें। तो जल की उपलब्धता या जिसकी वजह से हमें जल प्राप्त होता है उसको क्या कहते देते हैं, जल संसाधन। अब देखिए, जल किस किस तरह से हमें धरती पर प्राप्त होता है। झीलों के रूप में मिलता है, नदियों के रूप में मिलता है, बांध के रूप में मिलता है, नहरों के रूप में है, ठीक है। तालाब है, कुएं हैं, नलकूप है, ये सब क्या है, ये सोर्सेज हैं किसके, जल के, ठीक है। तो ये जल संसाधन है। अब बात करते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, हमें जल उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं देखिए राजस्थान में अपवाह तंत्र की और जल संसाधनों की। तो देखिए, अपवाह तंत्र से 101% क्वेश्चन आएगा आपका। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो 2 प्रमुख अपवाह तंत्र है, यानी बंगाल की खाड़ी वाला एक तो आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और एक अरब सागर। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है, धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी भूमि की संरचना बनावट कह दीजिए, संरचना कह दीजिए, ठीक है, जिस तरह से भी भूमि की संरचना की गई है या जो बनावट है, उसके आधार पर जैसे कोई भी नदी बहती है तो हर नदी का एक अपना तरीका है, एक अपना फ्लो है, ठीक है। आप कह सकते हैं हर नदी का एक अपना प्रवाह होता है। जैसे अगर आप बात करें यमुना की, ठीक है, तो उसका विस्तार एक अलग तरीके से है। और अब बात करें कुछ छोटी छोटी नदियों की, तो उनका प्रवाह एक कह सकते हैं आप लिमिटेड स्थान तक होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका प्रवाह करने का जो तरीका है, उनके जो प्रवाह की व्यवस्था है, उनका जो तरीका है फ्लो का, प्रवाह का, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र कह देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि भाई देखो, जल तो जो है वो अरब सागर में भी है, लेकिन क्या अरब सागर और आपकी यमुना नदी बराबर है, नहीं। या फिर अरब सागर और चंबल नदी बराबर है, नहीं। दोनों का फ्लो अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि इनकी जो प्रवाह व्यवस्था है, यानी इनका जो फ्लो है, इनका जो वाटर फ्लो है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद, 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है जल विभाजक रेखा क्या होती है, 2 अपवाह क्षेत्र। अब 2 अपवाह क्षेत्र कौन से हो गए, जैसे एक हो गया आपका, समझ लीजिए पूर्व में हो गया आपका यहाँ पर, ये हो गया अरब सागर, ठीक है। एक हो गया आपका अरब सागर, एक हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है। एक हो गया इधर इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर से ले जाएंगे आप अरब सागर। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में जो भूमि है, उच्च भूमि, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जल को अलग अलग डायरेक्शन दे देती है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर जो फ्लो है वो, ये सब आपको भी पता है कि हर जगह एक जैसा तो नहीं। अब जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल क्या है, वहाँ पर थोड़ा ऊंचा एरिया है, ठीक है, भूमि जो है वो उच्च है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जल रुकेगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा, अगर हम बात करें बांसवाड़ा साइड की, या अगर आप बात करते हैं एमपी साइड की, ठीक है, यानी जो राजस्थान और एमपी के साइड में जो जिले लगते हैं उनकी अगर आप बात करें, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आर्द्र रहता है हमेशा, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और वो स्थान थोड़ा नीचा है, ठीक है। जबकि अगर आप बात कर रहे हैं उत्तर राजस्थान की, तो वो भाग थोड़ा ऊंची भूमि है वहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से जो ऊंची भूमि होती है, 2 अपवाह क्षेत्रों के बीच में जो ऊंची भूमि होती है, वो क्या करती है, अब वाटर का फ्लो है, यानी पानी का जो प्रवाह है, उसको
अलग अलग दिशाओं में बांट देती है, अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित कर देती है। ठीक है, जैसे कहीं तो आपने देखा होगा इस तरह से फ्लो हो जाता है, फिर कहीं कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा फ्लो है, नीची भूमि होगी तो वहाँ ज़्यादा तेजी से फ्लो होगा। ठीक है, इस तरह से यानी अलग अलग डायरेक्शन में जो बांट देती है, विभक्त कर देती है, उसको क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। अब देखिए अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया है वो अरावली पर्वत से ही रिलेट करता है। देखिए अरावली पर्वत जो है बीचों बीच है, ठीक है, राजस्थान के मध्य में है। और ऐसा माना जाता है कि जो अरावली पर्वत है इसमें क्या होता है, एक एवरेज अगर हम बात करें, औसत की हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पर, अरावली में। ठीक है, अरावली में कितनी वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और अगर आप बात कर रहे हैं अरावली से पूर्व की, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं अरावली से पूर्व की बात करें तो यहाँ पर जो एमपी वाला जो एरिया लग रहा है, यानी जो दक्षिण साइड का लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको हमेशा 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा मिलेगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगी। और वहीं अब बात करते हैं अगर इधर की, जैसे कि आप बात करें पश्चिम साइड की, अरावली के पश्चिम में, यानी जिसमें आपका मरुस्थल आ गए, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला क्षेत्र आ गया, आपका हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर आ गया, तो ये सब क्षेत्र क्या है, इनमें हमेशा 50 से कम होती है। ध्यान रखिएगा, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है औसत, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अरावली पर्वत जो है वो क्या कर देती है, वो अलग अलग डायरेक्शन बांट देती है। अगर आप इसके इधर की बात करें तो यहाँ वर्षा होगी कम, और इसके पूर्व तरफ की बात करते हैं तो वर्षा होगी ज़्यादा। ठीक है, तो इसको जल विभाजक रेखा किसको कहते हैं, अरावली को। अरावली पर्वत एक जल विभाजक रेखा है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपकी सहायक नदियों की, तो देखिए ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सहायक नदियाँ, यानी जो सपोर्ट करती है, सहायता देती है किसको, जैसे कुछ छोटी छोटी नदियाँ ऐसी होती है जो बाद में जाकर, जैसे चंबल जैसी बड़ी नदी में कोई मिल गई, ठीक है, चंबल जैसी कोई बड़ी नदी में मिल गई, तो इसको क्या कह देते हैं, तो ये सहायक नदियाँ होती हैं। चंबल बड़ी नदी है और बाकी इसके जो छोटी छोटी नदी होती है वो सहायक है। बात करते हैं अब अपवाह तंत्र की, तो राजस्थान का अपवाह तंत्र मतलब 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। 2 तो मैंने आपको बता ही दिए, एक होता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक है आपका अरब सागर का अपवाह तंत्र, और तीसरा कौन सा इसमें, आंतरिक अपवाह तंत्र, यानी जो समुद्र तक नहीं पहुंचता, बीच में जैसे छोटी छोटी झीलों वगैरह में, तालाब वगैरह में ही रह जाता है, ठीक है, उनके कारण उत्पन्न होता है, वो है एक अपवाह तंत्र। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए अपवाह तंत्र से बेसिकली मतलब क्या है, आप बारिश से रिलेटेड कर सकते हैं या वाटर का फ्लो मान सकते हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से राजस्थान में जल की पूर्ति होती है। ठीक है, तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, ठीक है, कहाँ से, अब बताया था मैंने आपको, ये अरावली है, तो अरावली के पूर्व में यानी इस तरफ, ठीक है, अरावली के पूर्वी हिस्से में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर, कौन कौन सी नदियाँ, बनास, काली सिंध और पार्वती, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये किस में मिल जाती हैं, ये आपकी चंबल में मिल जाती हैं। कौन कौन सी छोटी छोटी नदियाँ, बनास, ध्यान रखिएगा, एक बनास, काली सिंध, बनास, काली सिंध और पार्वती, ये छोटी छोटी नदियाँ जो किस में मिल जाती हैं बाद में, चंबल में। चंबल से मिलती हुई ये लास्ट में किस में मिलेंगी, यमुना नदी के अंदर मिल जाती हैं। तथा यमुना नदी गंगा नदी में, ठीक है, यमुना नदी बाद में किस में मिलेगी, गंगा में, और अंत में गंगा नदी का जल कहाँ पर मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस सीक्वेंस आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो कैसे चलता है, सबसे पहले कहाँ से, देखिए कौन बना, ये सारी नदियाँ हैं, बनास, काली सिंध और पार्वती कहाँ बहती हैं, सबसे पहली बात तो अरावली के पूर्व में बहती हैं। दूसरा कि बाद में कहाँ मिल जाती है, छोटी छोटी नदी कहाँ मिलती है, चंबल में, और फिर चंबल से कहाँ मिल जाती हैं ये, यमुना में, और उसके बाद यमुना नदी कहाँ मिलती है, गंगा में, और गंगा नदी आपकी कहाँ मिलती है, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में। ये आपका सीक्वेंस चलता है। अब अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन कौन हो गई, बनास, बंगाल की खाड़ी का कौन कौन होगी, बनास, ठीक है, उसके बाद काली सिंध और पार्वती, ठीक है, पार्वती ये किसका हो गई, ये 3 छोटी छोटी नदियाँ। अब ये कहाँ पे मिल रही है, किस में मिलेगी, चंबल में, ठीक है, तो चंबल भी अपवाह तंत्र का हिस्सा हो गई, चंबल। और कौन सी हो गई, पहली हो गई बनास, दूसरी हो गई आपकी काली सिंध, तीसरी हो गई पार्वती, फोर्थ हो गई इसके अंदर आपकी चंबल, फिफ्थ हो गई आपकी, फिर चंबल के बाद फिफ्थ हो गई आपकी यमुना, यमुना के बाद सिक्स्थ हो गई आपकी गंगा, और गंगा के बाद लास्ट क्या हो गई आपकी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये 6 नदियाँ कौन सी हो गई, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसी तरह से अरब सागर की, तो देखिए 2 हिस्से आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अरावली के पूर्व में क्या बहेगा,
पूर्व में कौन सा हिस्सा है, कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, वहीं अगर आप बात कर रहे हैं पश्चिमी भाग की, अरावली के पश्चिम में यानी कि मरुस्थल की तरफ, तो इधर वाली साइड से कौन सा हो जाएगा आपका अरब सागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा अरब। तो पूर्वी साइड में कौन सी बहेगी, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी, जो नदियाँ आपके अरावली के पूर्व में होंगी। तो अरावली के पूर्व में कौन कौन सी बहती है, बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल। ठीक है, ये सारी नदियाँ इधर होती हैं। अब बात करेंगे हम अरब सागर की, तो ये जस्ट इसके अपोजिट होगा, यानी पश्चिमी भाग में है। तो ये पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको, माही, लूनी, सेकंड हो गया लूनी, थर्ड हो गया साबरमती, फोर्थ हो गया इसमें बनास, पश्चिमी बनास। ठीक है, और इनके अंदर जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उन सब को क्या कह देते हैं, अरब सागर का अपवाह तंत्र। और ये कहाँ पर है, किस तरफ से फ्लो है इसका, तो ये पश्चिमी भाग में बहती है, अरावली के पश्चिम में। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए। देखिए कॉमन सी बात है, सिंपल, जो कि समुद्र तक नहीं पहुंचती, कहाँ पर मिल जाती है, किसी भी झील में। ठीक है, या किसी भी स्थल भाग में, मतलब वहीं के वहीं थोड़ा सा फ्लो हुआ फिर खत्म हो गई। ठीक है, तो किसी भी झील में मिल जाए उसको आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र क्या हुआ, जो कि समुद्र तक नहीं जाती है, कहाँ पे मिल जाती है, किसी भी झील में मिल जाती है, किसी भी स्थल भाग में मिल जाती है, उसको हम आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा जाता है, 3। ठीक है, 3 भागों में कौन सा, एक बंगाल हो गया पूर्व में, ठीक है, पूर्वी राजस्थान, उसके बाद पश्चिम में हो गई आपकी अरब सागर, और एक होता है थर्ड आंतरिक होता है जो अंदर रह जाता है, यानी जो समुद्र तक नहीं जाता है। ठीक है, झील वगैरह में मिल जाती हैं। बात करते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट राजस्थान में बहने वाली घग्गर। देखिए अब आंतरिक की बता रहा है, आंतरिक के अंदर कौन कौन सी आती है आंतरिक में, तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा, ये सब कौन सी है, आंतरिक अपवाह तंत्र के पार्ट हैं। ध्यान रखिए, आंतरिक अपवाह के उदाहरण है कौन से, घग्गर, पहली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, जिनको हम सब सभ्यताओं में पढ़ते हैं, ये सारी, साबी, ठीक है, साबी, रूपारेल, मेंढा, ये सब कौन सी है, आंतरिक के। तो ये एग्जाम्पल आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे तीनों के कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है। बात करते हैं आपकी राजस्थान की प्रमुख नदियों की। देखिए चंबल, सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल की, तो अभी हमने पढ़ा है, तो चंबल किस तरफ है, ये अरावली के पूर्व में, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं बेसिकली कहाँ लगती है, तो देखिए थोड़ा सा आप एक बार देख सकते हैं मैप को। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैप देखते हैं इसका, तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले इस साइड से, यानी दक्षिणी हिस्से से हम बात करते हैं, तो इस सबसे पहले इधर माही नदी होती है सबसे एंड में इधर। ठीक है, जिधर आपका हाड़ौती का पठार वाला एरिया भी इससे आगे लगता है, ये हो गई आपकी। तो ये जैसे हम झील वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले माही नदी पढ़ते हैं, नदी पहला होगा आपका माही नदी। माही नदी कौन सी लगती है आपकी, गुजरात और एमपी के बीच में, यानी ये आपका जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहाँ पर पड़ेगी। उसके बाद काली सिंध है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये पार्वती नदी हो गई। ठीक है, ये आपका एमपी है, इधर ये पूरा एमपी लग रहा है, तो ये एमपी की तरफ कौन कौन सी होगी, माही नदी, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, और ये पश्चिमी बनास हो गई इधर, ठीक है, जो गुजरात से टच होती है, और ये मेन बनास नदी है, तो इस तरफ हो जाएगी तो पूर्वी हो गई, इस तरफ हो गई तो पश्चिमी बनास हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बड़ी बड़ी नदियों की, तो ये हो गया आपका चंबल, ये चंबल नदी है आपकी। ठीक है, और ये बाकी तो छोटी छोटी नदियाँ हैं, मोरल नदी, बाणगंगा, साहिबी। अब देखिए 2 हिस्से से बढ़ जाते हैं लगभग, ये हो गई लूनी नदी, ये हो गई चंबल। अब देखिए ये हो गई बनास। ठीक, अब बात करते हैं कुछ जो मैंने आपको बताया था दूसरी जो अरब साइड वाली जाती है, वो कौन सी होगी, कांतली, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, साहिबी, बाणगंगा। ठीक है, ये सब कौन सी है, ये आंतरिक वाला पार्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कुछ जो प्रमुख नदी है ये बता दिया आपको, बाकी आपको ये मैप टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप अच्छे से एक बार इसको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अब नदियों की, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, चंबल, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, तो ये ध्यान रखिएगा। चंबल का उद्गम कहाँ से हुआ है, चंबल का उद्गम कहाँ से हुआ है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र यानी पूरे वर्ष भर पूरे साल जो नदी बहती रहती है वो कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं वैसे शुरुआत कहाँ से, एमपी से, एमपी में विंध्याचल पर्वत से, लेकिन अगर आप बात करें राजस्थान की तो कौन से जिले से शुरुआत है, चित्तौड़गढ़ जिले से और भैंसरोडगढ़,
चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी में यमुना में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 3 फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि चंबल का उद्गम स्थल कौन सा है, तो एमपी में विंध्याचल है। सेकंड, राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी या राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी, आपकी चंबल। ठीक है, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से शुरू होकर किस किस को कवर करती है, कोटा जिले को, बूंदी को, सवाई माधोपुर को, करौली को और धौलपुर में। ठीक है, और बाद में कहाँ मिलेगी ये, धौलपुर से फिर आगे क्रॉस करते हुए ये यूपी में यमुना में मिल जाती है। बात करते हैं अब इसके सहायक नदियों की, तो देखिए इसकी सहायक नदियाँ, 4th पॉइंट हो गया आपका, यहाँ से 4 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके। 4th हो गया इसकी सहायक नदियाँ, बनास, बेडज, कोठारी, काली सिंध, पार्वती, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं इसके बाद, राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है, ये कई बार पूछा जाता है। तो चंबल, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी किसके किनारे है, कोटा, मतलब कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, तो चंबल कोटा याद रखिएगा, चंबल नदी के किनारे कोटा बसा हुआ है। बात करते हैं, देखिए तो ये चंबल के मैंने आपको 5 फैक्ट बता दिए, ध्यान रखने हैं, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी राजसमंद, ठीक है, बनास नदी कहाँ से एंटर करती है, राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो नदियाँ तो आपको अच्छे से तैयार करनी है, अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी ये, तो ये सारे फैक्ट जो बन रही है सब याद कर लीजिए। राजसमंद जिले में कहाँ से स्टार्ट होती है, खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है, और यह है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, तो ये तो कहाँ पे, बनास नदी क्या है, बाहर से एंटर नहीं होती है, इसका उद्गम ही कहाँ है, राजसमंद जिले के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, सेकंड कि ये राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़ जिलों से बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है, कौन सी, बनास। तो मतलब बनास क्या है, सहायक नदी है किसकी, चंबल की। ठीक है, ये एक मौसमी नदी है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो ये कौन सी नदी है, मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, यह सबसे लंबी नदी। अब यहाँ भी डाल रखा है, लेकिन वैसे अगर आप बात करें तो या तो ऑप्शन बनास ही होगा या फिर आपको चंबल होगा, तो मेन तो क्या है, चंबल ही है। अब बनास क्या है, उसकी सहायक नदी एक तरह से। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है बनास, तो इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। टोंक और सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे से, अब ध्यान रखिए कौन किसके पास है, तो बनास नदी को किनारे कौन से बसा हुआ है, टोंक और सवाई माधोपुर। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेडज और खारी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4 फैक्ट हो गए। पहला फैक्ट क्या है, बनास नदी कहाँ से जन्म लेती है, राजसमंद जिले खमनोर की पहाड़ियों से। सेकंड, किस किस को कवर करती है, चित्तौड़गढ़ को, भीलवाड़ा, टोंक जिले को कवर करती है। उसके बाद सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट जाकर ये किस में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। उसके बाद थर्ड, ये किस तरह की नदी है, मौसमी नदी है। फोर्थ, ये राजस्थान पूर्ण तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। फिफ्थ, लंबाई की बात करें तो कितनी है, 480 किलोमीटर लेंथ है। बात करते हैं 6th पॉइंट की, तो 6 पॉइंट है कि बनास नदी के किनारे अगर जिलों की बात कर रहा है तो सवाई माधोपुर और टोंक। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की अगर आप बात करते हैं 7th फैक्ट, तो हो जाएगी आपकी मेनाल, कोठारी और बेडज, खारी, 4 चीज़ें हैं, 4 आपकी छोटी ये नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ। बात करते हैं लूनी की। अजमेर जिले में गोविंदगढ़, ठीक है, अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। तो इसका भी उद्गम कहाँ हुआ है, राजस्थान के अंदर ही। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर, अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराएं। तो लूनी किससे बनी है, लूनी नदी दो नदियों को मिलने से, एक सरस्वती और एक सागरमती। ठीक है, सरस्वती और सागरमती दोनों धाराओं के मिलने से कौन सी नदी का जन्म हुआ है, लूनी नदी का। और कहाँ पर ये, अजमेर जिले के पास गोविंदगढ़ में। नेक्स्ट इसमें अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। लूनी नदी कहाँ मिलती है, लास्ट में कच्छ की खाड़ी में। बात करते हैं नेक्स्ट, बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। ठीक है, और इसके बाद जल खारा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लूनी मतलब क्या है, ये इसमें इसका जल जो है वो मीठा भी होता है, ठीक है, और खारा भी होता है, दोनों तरह का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें 2 धाराएं मिल रही है, एक सरस्वती और एक कौन सी हो गई, सागरमती। ठीक है, इसीलिए इसका जल जो है वो मीठा भी है और खारा भी है। अब मीठा कहाँ तक है कि बाड़मेर जिले के बालोतरा तक। ठीक है, इसका जल कैसा होता है, मीठा होता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसकी जो सहायक नदी होती है वो है जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी,
सूकड़ी, सागी और गुहिया, ये कौन सी है? लूनी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। तो लूनी मतलब क्या है? जो दो नदियों के मेल से है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? एक सागरमती और एक सरस्वती, दो हो गई। तो इसी वजह से इसका जल क्या होगा? मीठा भी होगा और खारा भी होगा। मीठा कहाँ तक है? बाड़मेर जिले के कालोतरा तक, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और कौन कौन से एरिया को या जिले को कवर करती है? तो अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, इन जिलों को कवर करते हो। लास्ट में कहाँ मिलेगी? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। और सहायक नदी की बात करें तो ये आपको याद कर लेनी है। माही नदी, माही नदी क्या है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। किसका? देखिए, चंबल का भी कौन सा है? एमपी में विंध्याचल पर्वत ही है। और माही का भी कौन सा है? एमपी में विंध्याचल पर्वत, ठीक है। दोनों का उद्गम स्थल एक ही है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी मिलती है, ध्यान रखिएगा, सब अलग अलग उसमें। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को कवर करती है और कहाँ पे मिलती है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं सोम और चक्का में। नेक्स्ट बात करते हैं बाणगंगा की। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से माना जाता है? जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराठ पहाड़ी से होता है। अरावली की बैराठ पहाड़ी, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से है? अरावली की बैराठ पहाड़ी से, और ये कहाँ पर? जयपुर जिले में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। बाणगंगा की वजह से ही जो है नम भूमि क्षेत्र लगता है, किसके अंदर? घना पक्षी विहार या घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। किसको? बाणगंगा को। तो बाणगंगा किस अन्य नाम से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, तो बाणगंगा, ठीक है। और कहाँ से इसका उद्गम है? जयपुर जिले के पास अरावली की बैरठ पहाड़ी से, ठीक है। और इसका जो जल है वो क्या बनाता है? नमी क्षेत्र क्रिएट करता है, नमी क्षेत्र पैदा करता है, किसके लिए? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में। बात करते हैं घग्गर नदी की। तो अंतः प्रवाही नदी का इस जो नदी का अंतः प्रवाही मतलब जो अंदर अंदर बह रही है, इसका उद्गम स्थल यानी कि किसी समुद्र वगैरह में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है, ध्यान रखिए, किसका? घग्गर का, ठीक है। तो बेसिकली ये हरियाणा से एंटर करती हुई है, हरियाणा से आती है फिर राजस्थान में एंटर करती है। तो ये उत्तरी राजस्थान से एंटर करेगी, यानी हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले से, ठीक है। तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी से। नेक्स्ट है, एंटर कहाँ से करती है राजस्थान में? तो उत्तरी राजस्थान में बहती है। यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करके श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करेगी? हनुमानगढ़ से। और लास्ट में कहाँ खत्म हो जाती है? गंगानगर में। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी माना जाता है, किसको? घग्गर को, ध्यान रखिएगा। सरस्वती नदी का अवशेष है, सरस्वती नदी की सहायक नदी किसको माना जाता है? घग्गर नदी को। कहाँ से स्टार्टिंग है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से। और कहाँ से एंटर करेगी? वैसे ही हरियाणा से चल के मतलब हिमाचल से आ रही है, हिमाचल के बाद हरियाणा को कवर करती है और फिर हरियाणा से ये राजस्थान में मिलती है। तो ये उत्तरी राजस्थान में मिलेगी, कहाँ से? हनुमानगढ़ से स्टार्टिंग होगी और गंगानगर में ये खत्म हो जाती है, और ये सरस्वती की सहायक नदी है। तो गाइज ये था आपका जो हमने नदियों के बारे में पढ़ा है और अपवाह तंत्र पढ़ा है, ठीक है। दो टॉपिक हमने यहाँ से कवर किए हैं, अपवाह तंत्र और नदी। अब बांध और झीलें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वाइड है ये। तो अपवाह तंत्र दो टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए, अपवाह तंत्र और नदी, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से, इसी फैक्ट से जो मैंने आपको अभी कराए हैं। ये 5-5 6 फैक्ट हैं, ये आपको जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका झीलें और बांध परियोजनाएं बच गई है उसके बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।